सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ईथर एल्कोहल मिक्सचर को हम नेटेलाइट के नाम से जानते हैं, विच इज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल। क्या आज से पहले कोई पेट्रोल का सब्स्टिट्यूएंट पढ़ा है? पावर एल्कोहल, 4 पार्ट पेट्रोल 1 पार्ट एल्कोहल। आज आप पढ़ रही है नेटेलाइट। ईथर और एल्कोहल के मिक्सचर को कहते हैं, इट इज सब्स्टिट्यूएंट ऑफ अगेन पेट्रोल। बच्चों, ये जो ईथर होता है ये सुगंधित कंपाउंड है, प्लीजेंट ऑडर कंपाउंड होता है और ये एनेस्थेटिक होता है। बेहोश करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। आज से पहले आपने बेहोशी के लिए पढ़ा था क्लोरोफॉर्म, आज आप पढ़ रही हैं ईथर। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे केमिस्ट्री में सुगंधित 2 ही कंपाउंड होते हैं। अरे होते बहुत सारे होंगे, अपन को दोस्त मतलब एक ईथर, प्लीजेंट ऑर्डर, बहुत बढ़िया सुगंध होती है, भीगी भीगी खुशबू होती है, सूंघते सूंघते आनंद में बेहोश हो जाओगे। और दूसरा बच्चों होता है ईस्टर। बच्चों बोलो क्या? और ईस्टर की खुशबू में भी विशेष बात है। इसकी खुशबू में विशेष बात यह है कि फलों जैसी खुशबू आती है, फ्रूटी स्मेल। हाशिए पे लिख लो, हमें ना घूरो, फ्रूटी स्मेल होती है। जहां भी जो ईथर का जो स्मेल है वो परफ्यूम जैसी स्मेल होती है, लेकिन जो ईस्टर होता है बच्चों, इसका जो स्मेल होता है वो फ्रूटी स्मेल होता है। और बैड ऑर्डर में हमारे पास क्या है? आइसोसाइनाइड। क्या है? पूरी क्लास बोलेगी, कार्बिल एमीन रिएक्शन गिवन बाय प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन, एलिफेटिक या एरोमेटिक, दोनों। अब जो प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनाइड, LH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू NC ग्रुप। सुगंधित या बैड स्मेलिंग? सुगंधित कंपाउंड केमिस्ट्री में कितने हैं? एक बोलो, एक बोलो, एक बोलो, दूसरा बोलो। इसमें तो फलों जैसी किस्में और सेंट जैसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज से पहले और आज तक तुमने पेट्रोल के कितने सब्स्टिट्यूएंट पढ़े? पावर एल्कोहल और 2-4 लोग तो ऐसे बेहोशी की नींद में बैठे होते हैं यहाँ पर, मतलब है नहीं। अभी नेटेलाइट पढ़ा तो बोलो ना, पावर एल्कोहल और पावर एल्कोहल में 4 पार्ट एल्कोहल पेट्रोल 1 पार्ट एल्कोहल, और यहां पर ईथर और एल्कोहल का मिक्सचर। आगे बच्चों अभी कॉपी में लिखा हुआ है साइक्लिक ईथर। क्या लिखा हुआ है? ध्यान दो सब लोग। द स्मॉलेस्ट साइक्लिक ईथर इज दिस। इसे बच्चों हम लोग कहते हैं ऑक्सीरेन। बेटा बोलो, क्या कहते हैं? फिर से बोलो, देखना, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सीलेन, और बोलो रेन टेन लेन, ऑक्सेन। बोलो नहीं, अरे बोलो नहीं। यहां पर देखिए 2 कार्बन का साइक्लिक ईथर है ऑक्सीरेन, या आप ऐसे बोल सकते हैं 3 मेंबर रिंग है ऑक्सीरेन। अगर आप 4 मेंबर रिंग बना दें ऑक्सीटेन, अगर आप 5 मेंबर रिंग बना दें तो ऑक्सीलेन, और अगर 6 मेंबर रिंग बना दें तो ऑक्सेन के आगे आप बहुत सारे बना सकते हो। 1 O और लगा दो तो डाई ऑक्सेन, 2 O और लगा दो तो ट्राई ऑक्सेन, वो खूब सारे बना सकते हो। ठीक है, कॉपी पर देखिए, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सीलेन, ऑक्सेन। आप जानते हो बच्चों, इस ऑक्सीलेन को ही हम लोग कहते हैं THF। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको THF मिला था, याद है? इधर देखिए बच्चों, हाशिए पे आप इसको बनाइए जरा, और पूरी क्लास इसका नाम बोल ले, फ्यूरॉन। बोलो क्या है? अब देखो, 1 पाई बॉन्ड काटा, 2 H लगा दिए, दूसरा पाई बॉन्ड काटा, फिर 2 H लगा दिए, तो कितने H लगाए? 4। तो इसको इसमें बदलने में तुमने 4 HO को ऐड किया तो नाम बन गया टेट्रा हाइड्रोफ्यूरो।
आज समझ में आ गया होगा कि THF क्या होता है। इट इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। हाशिए पर इसको बनाइए। हर चीज का समय आता है तभी चीजें समझ में आती। एक जगह पे सारी चीजें अगर समझाने लगी जाए तो इतना कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक, तो बेटा एक बार सभी लोग बताएंगे, द स्मॉलेस्ट साइक्लिक ईथर इज ऑक्सीरेन। आप एक बार सभी लोग सिक्वेंसली नाम बोल दें, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सीलेन, ऑक्सीन। ऑक्सीन के आगे मत बोला करो, वो डाई ऑक्सीन, ट्राई ऑक्सीन कुछ भी बनाइए। ठीक, फिर से हो जाए, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सीलेन, ऑक्सीन। बात क्लियर है? क्या हमारे बच्चों को ये समझ में आया कि ऑक्सीलेन को THF क्यों बोलते हैं? फ्यूरॉन में 4 हाइड्रोजनों को ऐड करो तो ऑक्सीलेन प्राप्त होता है, इसीलिए नाम पड़ गया है THF। ओके, अब सुना बच्चों, आपके इसमें नीचे डब्बा बना होगा। इस डब्बे में हम लोग इस साइक्लिक ईथर की नेमिंग सीखेंगे। बड़ा हम लोग किसकी? साइक्लिक ईथर की नेमिंग सीखेंगे। ये नेमिंग मैंने IUPAC में नहीं पढ़ाया होगा आपको, मैं यहीं पर पढ़ाता हूं, मेरी आदत है। ये डब्बा बना हुआ है, आइए साइक्लिक ईथर की नेमिंग सीखी जाए। IUPAC ने ऐसे बहुत से बच्चों को आता होगा, लेकिन कोई नहीं, जिसको ना आता हो वो देख ले। IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर, बच्चों नजरें सामने। ये देखिए आपका साइक्लिक ईथर है। कार्बन की संख्या कुछ भी हो सकती है, इसीलिए मैंने फ्री वैलेंसी लगा दी है। अच्छा देखिए इपॉक्सी भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, बिल्कुल लास्ट में आता है। अगर कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो उस साइड से आप नंबरिंग करेंगे। जब आप नंबरिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है इन दोनों कार्बन को भी कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। भाई 1 2 3 4 5 कर रहे हो तो कुछ ना कुछ नंबर इनको भी मिलेगा। अच्छा, जब इनको नंबर आपने दे दिया तो कैसे लिखेंगे नाम? X, Y इपॉक्सी। हम लोग इनका प्रीफिक्स लिखते हैं इपॉक्सी। इसके बाद एस यूजुअल प्रिंसिपल चेन का लिखेंगे रूट वर्ड, जिसे हम लोग एल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल। प्लस करेंगे प्राइमरी सफिक्स, दैट इज एन, इन और आइन। और जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसका करेंगे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स। दिस इज द नेमिंग स्टाइल ऑफ इपॉक्सी, बोले तो साइक्लिक ईथर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही इजी वे में आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप है OH लगा हुआ है। हमने OH को ध्यान में रखकर नंबरिंग कर दिया। बोलो हाँ या ना? नाम बताइए। 2,3 इपॉक्सी। 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रो, प्राइमरी सफिक्स है एन और सेकेंडरी सफिक्स है 1 और। द IUPAC नेम इज 2,3 इपॉक्सी प्रोपेन 1 और। ओके, ठीक। जैसे मैंने आपको एक ये दिया, अब की बार कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाया है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया है Cl। नंबरिंग कहां से करोगे अब की बार? लेफ्ट टू राइट। लास्ट वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। 3
क्लोरो, बोलते जाओ, 1,2 इपॉक्सी, रूट वर्ड हो गया प्रो, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स कुछ भी नहीं होगा। तो 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। ठीक, अच्छा, ये इसका IUPAC नेम है। आइए कुछ और सीखें। इपॉक्सी लिंकेज फंक्शनल ग्रुप में सबसे लास्ट में आती है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उस साइड से नंबरिंग करेंगे, अगर कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसको लोअर नंबर देंगे। ठीक, नॉर्मल टर्म्स आपको मालूम है IUPAC में नेमिंग कैसे करी जाती है। अब इसके बारे में एक एम्स का पॉइंट बताना चाहेंगे बच्चों। इसको बच्चों मोहब्बत में एपीक्लोरोहाइड्रिन भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? एपीक्लोरोहाइड्रिन। क्वेश्चन आस्क्ड इन एम्स। एम्स में सवाल आया एपीक्लोरोहाइड्रिन का IUPAC नाम बताइए। जब तक तुम्हें इसका स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा IUPAC कहां से कर लोगे? हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट और सीखिए हमसे। देखो बेटा, अगर मैं इतनी चीज को छुपा लूं तो क्या ये ऑक्सीरेन है? द स्मॉलेस्ट साइक्लिक ईथर है कि नहीं? तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि स्मॉलेस्ट साइक्लिक ईथर में तुमने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है क्लोरोमिथाइल? नहीं कह सकता। क्लोरोमिथाइल या मिथाइल क्लोरो? क्लोरोमिथाइल। तो आपने ये सब्स्टिट्यूएंट लगाया क्लोरोमिथाइल, तो इसका नाम आप ये भी लिख सकते हैं क्लोरोमिथाइल ऑक्सीरेन। ठीक है, पहला वाला नाम जो येलो कलर से लिखा है वो IUPAC नाम है, ये सब कॉमन नाम है और ये सब्स्टिट्यूटेड नेम है। ठीक, लिख लीजिए। अब जिसने IUPAC पढ़ा होगा उसके लिए ये सब नॉर्मल चीजें हैं, नहीं पढ़ा तो इससे ज्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे। मेरा पीछे बैठो, पीछे चली जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना। मुझे देखो पसीना आ रहा है, देखो आ रहा है। ब्लैक क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में इपॉक्सी को बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है। अगर इपॉक्सी से कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो नंबरिंग उस तरफ से कर दीजिएगा, और नहीं लगा है तो नंबरिंग इपॉक्सी की तरफ से करिएगा। मैंने यहां पे आपको एम्स का पॉइंट बताया कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम एपीक्लोरोहाइड्रिन कहते हैं। इसका एक नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीरेन में एक H को हटाकर तुमने क्लोरोमिथाइल ग्रुप लगाया है, तो नाम बन गया क्लोरोमिथाइल ऑक्सीरेन। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है साइक्लिक ईथर का। ठीक, नेक्स्ट फटाफट बढ़िए आगे। एरोमेटिक ईथर, दो एग्जांपल लिखे हैं कॉपी पर, याद होना चाहिए। एरोमेटिक ईथर बच्चों तब कहते हैं जब एक एल्किल ग्रुप फिनाइल हो जाए। क्या हो जाए? फिनाइल। पहला वाला लिखा है मिथॉक्सी बेंजीन, सपने में भी भूलना मत, इसका दूसरा नाम होता है एनीसॉल। क्या होता है? जोर से बोलो। और इथॉक्सी बेंजीन को फिनेटॉल कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? ठीक, एक और करके दिखाओ इसी में नाम। दो हो गए, एक और करके दिखाओ जरा, देखें कितने लोग करते हैं। ऊपर दे रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, और आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये दे देते हैं।
सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? जोर से बोला करो। नंबरिंग राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? अब क्या नंबरिंग का सीक्वेंस बताना पड़ेगा क्या हमको? ओके बेटा, 2,3 पे क्या लगा है? बोला करो 2,3 इपॉक्सी। एल्क बोलो 3 कार्बन का प्रो। प्राइमरी सफिक्स बोलो एन, सेकेंडरी सफिक्स बोलो ओइक एसिड। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये एपिक्लोरोहाइड्रिन एम्स में आया था। ठीक है, किन्हीं 2 एरोमेटिक ईथर के नाम बताइए। एनिसोल और फिनेटॉल। जोर से बोलो, जोर से बोलो। एनिसोल किसे कहते हैं? मिथॉक्सी बेंजीन। फिर से बोलो, फिनेटॉल किसको कहते हैं? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नेटेलाइट किसे कहते हैं? ईथर एल्कोहल मिक्सचर। सब्स्टिट्यूएंट ऑफ, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ। हमारी केमिस्ट्री में किन्हीं 2 सुगंधित कंपाउंडों के नाम बताओ। ईथर और, ईथर और। फ्रूटी स्मेल किसकी है? केले जैसी स्मेल, पपाया स्मेल, अमरूद जैसी, पाइनएप्पल जैसी। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, क्या इपॉक्सी का आईयूपीएसी नाम सीख गए हैं? इट इज X, Y इपॉक्सी। रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी। इपॉक्सी फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में सबसे लास्ट में। अगर इससे कोई सीनियर लगा है तो नंबरिंग वहां से करिए, अगर नहीं लगा तो नंबरिंग इपॉक्सी की तरफ से करिए। बाकी सारी चीजें आप आईयूपीएसी में अच्छे से जानते हैं कि ये रूट वर्ड क्या है, ये प्राइमरी सफिक्स क्या, ये सब मैं बताने वाला नहीं। ओके, चलिए बच्चों आगे जा रहे हैं, प्रिपरेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। क्या मेरी क्लास तैयार है? ओके, सुनेंगे सब लोग। पहला प्रिपरेशन बच्चों लिखा है अल्कोहल के साथ। लिखा हुआ है क्या? देखो मेरे भाई, बेटा इधर देखो सब लोग। डायजोमीथेन इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। सब लोग ध्यान देखेंगे। मेरे छात्रों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में हमसे पढ़ा है डायजोमीथेन इज द सोर्स ऑफ कार्बिन। बोलो हाँ या ना? इसने तुम्हें पैदा करके क्या दिया? कार्बिन। और ये कार्बिन OH बॉन्ड में इंसर्ट हो गई और आपको ईथर मिल गया। बच्चों बोलो क्या मिल गया? किसी कोई प्रॉब्लम है? कोई डाउट बेटा बोलो? नहीं। ईथर बनाने का एक तरीका मैंने नया तरीका बताया, अल्कोहल का रिएक्शन डायजोमीथेन से इन प्रेजेंस ऑफ BF3। बिल्कुल याद मत करना। जिस दिन तुम्हारे सामने ये रिएक्शन आएगी ना, आंखों के सामने अपने आप आ जाएगा। ये टूट के देगा कार्बिन, कार्बिन OH के अंदर घुसेगा, आपको मिलेगा ईथर। कोई दिक्कत है बोलो? अच्छा भाई, अच्छा 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 अच्छा। चलो खड़ी हो, मास्क नहीं, हाँ ये खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। बेटा अल्कोहल से ईथर बनाने का एक नया तरीका मैंने आपको दिखाया डायजोमीथेन के साथ। याद तो करना नहीं पड़ा, इसने टूट के कार्बिन दिया, OH के अंदर घुस गया, ईथर बन गया। कोई और तरीका बताइए, कोई बोले ना। ट्राई कौन? ट्राई मॉइस्ट AgO, ड्राई AgO। दीदी ड्राई AgO, चलो तुमने कुछ बोला तो अच्छा है, एटलीस्ट तुम्हें आधा अधूरा याद है। ड्राई AgO एल्कोहल से नहीं कराते थे, एल्किल हैलाइड से, बट लकली उससे भी ईथर ही बनता था। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। यस, चलो थोड़ा तुमने बोला। आज तो मोगेम्बो खुश नहीं हुआ क्योंकि आपने ड्राई AgO को एल्कोहल पिला दिया। ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ये एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है तब ईथर बनाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब बताइए
मैंने पूछा था एल्कोहल से क्या बना, कैसे बनाएंगे? चलो कान पकड़ लो, कान पकड़ो, खड़े हो जाओ। हाँ, मास्क अच्छा लग रहा है तुम्हारा मास्क, खड़े हो जाओ। नया खरीदा है तुमने, ये कान ये कैसे पकड़ रही हो? चलो बैठो। एल्कोहल से बनाइए ईथर। दीदी ने तब भी कुछ अच्छा बताया, कम से कम उसको कुछ याद तो था। ड्राई एसी2 तो साला कल पढ़ाया है, कल नहीं पढ़ाया या परसों पढ़ाया, कितने लोगों को याद है? एल्कोहल से ईथर बनाना है, कोई नया हाथ था? मिथाइलेशन, यस। इन्होंने बहुत अच्छी रिएक्शन हमको याद दिला दी, आज तो मेरे दिमाग में ये रिएक्शन नहीं थी। यस, मिथाइलेशन आप करा सकते हैं, आपको प्राप्त हो जाएगा ROCH3। हाँ या ना? कुछ और? इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, दैट इज कंसंट्रेट H2SO4, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। कान पकड़ो, चलो बैठो। बच्चों ने 3 तरीके बता दिए। नया तरीका देखा एल्कोहल का रिएक्शन डायजोमीथेन से, पुराना तरीका है मिथाइलेशन, पुराना तरीका है इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, उससे भी पुराना तरीका है एल्किल हैलाइड का रिएक्शन ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से। हाँ या ना? और बच्चों एक मेथड और है जो सबका बाप है, विलियमसन सिंथेसिस। खड़ी हो। विलियमसन सिंथेसिस बताइए क्या होता है? आवाज नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, इसे हम ल्यूकास कहते हैं। ऊपर देखो, विलियमसन सिंथेसिस क्या है जानती हो बेटा? इसके ऊपर मैंने आधा घंटा दिया था, आधा घंटा। कान पकड़ो, गाल नहीं छुओ, कान पकड़ो। कौन बताएगा विलियमसन सिंथेसिस? हाँ बताओ, चुटकी। हाँ, क्या बात, बिल्कुल सही बताया, पूरे कॉन्फिडेंस से बताया। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन बच्चों सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये SN2 वेसल में पीछे अटैक करेगा, ये हेलोजन निकल जाएगा। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बनाए जा सकते हैं, हाँ या ना? जबकि ड्राई AgO से हमें सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। बोलो क्या? बेटा बेटा तूने बड़ा अच्छा बताया। अब लगे हाथ, इसको पूरा कंप्लीट कर दो। पहला क्वेश्चन, मस्ट बी, मस्ट बी। सेकेंडरी टर्सरी हुआ तो एलिमिनेशन हो जाएगा, और विनाइल फिनाइल हुआ तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बॉन्ड हो जाता है पार्शियल। ये साला कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना? तो आपके सामने आज ईथर बनाने के कितने मेथड लिखे? 1 2 3 4 5। सिर्फ एक नया था, दैट इज डायजोमीथेन। क्लियर हुआ? याद आ गया सबको? बैठो बेटा। बच्चों प्रॉपर्टी में चल रहे हैं। पहला पॉइंट जो लिखा है बड़ा प्यारा पॉइंट है, 2 कार्बन और 3 कार्बन के ईथर गैस होते हैं, जबकि बाकी सारे होते हैं बच्चों लिक्विड। क्या होते हैं? खाली हो यादव जी। 2 कार्बन और 3 कार्बन का ईथर गैस होता है, बाकी सारे लिक्विड होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही पॉइंट फर्स्ट चैप्टर एल्केन में पढ़ाया था है? उसके बाद वाले सॉलिड याद आ गया? C1 to C4 गैस, C5 to C17 लिक्विड और C18 टू हायर सॉलिड। परेशान ना हो, तुम्हारा पहला साल है ना, आराम से पढ़ो, बस पढ़ती रहो, डिप्रेशन में नहीं आना है, सिर्फ पढ़ती रहो, जरूर अच्छा होगा। क्लियर हो गया बेटा? तो ध्यान रखो बेटा, ईथर में
2 कार्बन और 3 कार्बन के ईथर जो होते हैं वो गैसियस होते हैं, उसके हायर वाले लिक्विड होते हैं। इसके नीचे एक क्वेश्चन लिखा है, बड़ा सीपीएम टीम पूछा गया, आंसर लिक्विड ईथर इज, अब तो बताओ लिक्विड ईथर कौन होगा? अब पहले वाले में कितने कार्बन है? 2, गैस होगा। दूसरे वाले में 3, गैस होगा। तीसरे वाले में 4, लिक्विड होगा। तो विच इज द लिक्विड ईथर? 4, सॉरी 3rd। क्लियर? 2 कार्बन और 3 कार्बन के जो ईथर होते हैं वो गैसियस होते हैं और हायर ईथर जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। कोई डाउट बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट, ईथर के पास बच्चों क्या कंस है? सब लोग बोलो। जब कंस नहीं है तो पोरवाल जी के 3 आदमियों से रिएक्शन, सोडियम से, सोलाबाइट से, एसिड डेरिवेटिव से, ग्रिगनॉड से। अब बेटा मेरी बात तो सुनो, ग्रिगनॉड से ईथर रिएक्शन नहीं करेगा, पक्का पक्का। एक रीजन तो ये हो गया कि इसके पास कंस नहीं है, और एक उससे भी जबरदस्त रीजन है कि ईथर आर इनर्ट टूवर्ड्स बेस, इनके ऊपर बेस का कोई प्रभाव, जबकि ग्रिगनॉड इज द सोर्स ऑफ बेस। बच्चों क्या तुम लोग भूल गए हो कि हम लोग जब ईथर की हाइड्रोलिसिस कराते थे तो एसिडिक मीडियम में कराते थे, कभी भी बेसिक मीडियम में। तो आपने हमसे सीखा ग्रिगनॉड के पास चूंकि कंस नहीं है इसलिए ये सोडियम से रिएक्शन नहीं करेगा, ग्रिगनॉड से रिएक्शन नहीं करेगा, एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन नहीं करेगा। एग्री? अब इसको आपने ऐसे भी पढ़ा कि ईथर आर इनर्ट टूवर्ड्स बेस और ग्रिगनॉड इज द सोर्स ऑफ बेस, इसलिए ये इस पर अटैक नहीं करेगा। हाँ या ना? क्लियर हुआ पॉइंट? तो बच्चों क्यों ना ये चीज मैं आपको अगले पेज या इसी पेज के हाशिए पे लिखवा दूं। ईथर आर इनर्ट, हाशिए पर ईथर आर इनर्ट। तुम लोग ये चीज देख रहे हो? कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है हमको। क्यों? सब पहले से पढ़ चुके। तुम कार्बोनिल कंपाउंड के बाद देखना, बहुत ही मुश्किल से हम पेन चलाएंगे इसके ऊपर। ठीक? दूसरा पड़ाव बस पार होने वाला है, सिर्फ एक चैप्टर और बचा है ना। ईथर आर इनर्ट फॉर बेस, hence their most of reaction are carried, बोलो in, बोलो एसिडिक मीडियम। बहुत खूबसूरत पॉइंट है बेटा, कोई टक्कर का नहीं है इसके बॉलीवुड में, वरना नाम ले लेते हम। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट, ईथर आर इनर्ट टुवर्ड्स बेस, इसीलिए ईथर की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस बच्चों एसिडिक मीडियम में होती हैं। इसके नीचे मैं एग्जांपल डलवाना चाहूंगा बेटा, बताइए क्या हुआ। बताओ क्या हुआ? कुछ तो होगा, कुछ कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। हार्मोनल डिसऑर्डर, नो रिएक्शन। क्लियर? बताइए, ईथर के ऊपर मैंने ये डाला, पहले बताओ ये डाला क्या है? आवाज नहीं आ रही है? ग्रिगनॉड में तो RMGX होता है, आर की जगह विनाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ग्रिगनॉड, एंड ग्रिगनॉड इज द सोर्स ऑफ बेस, तो यहां पर भी कोई रिएक्शन। बड़ा पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? बड़ा पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ध्यान रखिए,
ether are inert for base, hence their most of reaction are carried out in acidic media. सहमत है सब लोग? हटा दे, हटा दे। तो बेटा चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज जहां तक मुझे बुलाना हो जाएगा। इधर देखिए, बोले आज 4-5 लोगों ने कान पकड़े हैं, कल मुर्गा बनाएंगे। लड़कों को मुर्गा, ये मारेंगे तुम है नहीं, मारना में सही नहीं है। लड़कियां कान पकड़ेंगी। ठीक, आज जल्दी बिठा दिया है, अगली क्लास है लंबा लंबा, ध्यान रखना। ठीक है यार, हमारी क्लास में कुर्सी बनाई जाती थी। कुर्सी बने हो कभी? है? हाँ, कोचिंग स्कूल में अक्सर टीचर लोग कुर्सी बना देते थे। हवाई जहाज नहीं बने हो? हवाई जहाज ही बनाया जाता था। खैर आ जाओ बेटा, फटाफट उत्तर देंगे। मुझे कोई 2 एरोमेटिक ईथर के नाम बताइए। आवाज बहुत तेज आनी चाहिए। एनिसोल इज मिथॉक्सी बेंजीन, फिनेटॉल इज है। हमें साइक्लिक ईथर को सीक्वेंस में नाम बोल डालो। ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सीलेन, ऑक्सी। 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर साइक्लिक ईथर। क्या इपॉक्सी लिंकेज समझ गए हो? क्या उसका आईयूपीएसी नाम समझ गए हो? अगर सीनियर लगा तो नंबरिंग वहां से करो, सब्स्टिट्यूएंट लगा नंबरिंग एपॉक्सी करो। यहां पे हम लोग लिखते हैं x,y इपॉक्सी प्लस रूट वर्ड, उसके आगे और पीछे की चीजें आपको मालूम है। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और यहां पे सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स, वो सब आपको पहले से आता है। बच्चों, किस किस कार्बन की ईथर गैस होते हैं? C2 और 2 कार्बन और 3 कार्बन के ईथर गैस होते हैं। हायर ईथर लिक्विड होते हैं, हाँ या ना? बच्चों एक बात बताओ, क्या ईथर के पास कंस है? क्या सोडियम से करेगा? सोडामाइड से, RMgX से, एसिड डेरिवेटिव से? अच्छा बच्चों, वैसे देखो बच्चों होता क्या है, एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन कर सकता है ईथर, लेकिन अगर आप किसी लुईस एसिड को ले, किसको ले? लेकिन इतना डिटेल में जानने की जरूरत आपको नहीं। आप सिंपल पोरवाल सर की भाषा पढ़िए, कंस नहीं है तो पोरवाल सर के 3 आदमियों से रिएक्शन नहीं, और कराने को हम एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करा सकते हैं अगर क्या ले ले कोई लुईस एसिड। ठीक है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा बेटा, अब बेटा हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं। अगले पेज पर क्या लिखा है इसकी प्रॉपर्टी में? हां इधर देखिए, इधर देखिए बच्चों, मैंने कल ही आपको पढ़ाया था ईथर तो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई एक ईथर चूज करना पड़ जाए तो हम क्या लेंगे? डाई इथाइल ईथर। सहमत है कि नहीं है? देखना बेटा, हमने ईथर की रिएक्शनों को कितने भागों में क्लासिफाई किया? देखिए, पहली रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन है पहली रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। दूसरी रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर, बोला करो। और तीसरी रिएक्शन है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। मैंने ईथर की प्रॉपर्टी 3 तरीके से पढ़ाई है आपको, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर और रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। आइए देखते हैं पहला, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। देखिए, हम लोग जब ईथर को ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बेटा बोलो किसकी प्रेजेंस में? देखिए क्या होगा, ये जो O2 है बेटा, ये अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाता है
और हमें बेटा एक पर ऑक्सो ईथर मिलता है। बोलो क्या मिलता है बेटा? पर ऑक्सो ईथर, एंड दिस इज ए एक्सप्लोसिव मॉलिक्यूल। बेटा किसी कोई प्रॉब्लम है? ओके। जब ईथर का रिएक्शन या ईथर का ऑक्सीडेशन सूरज की रोशनी में करते हैं तो ये ऑक्सीजन अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाता है और हमें परऑक्साइड लिंकेज प्राप्त होती है। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं पर ऑक्सो ईथर, एंड दिस इज ए एक्सप्लोसिव। कोई प्रॉब्लम है? आपके सामने पहली रिएक्शन थी रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अपनी कॉपी पर देखिए। जानते हो बेटा, हेंस ईथर सैंपल कैन नेवर बी इवेपोरेटेड टिल ड्राइनेस। देखिए मेरी बात सुनिए, एक बोतल में ईथर भरा हुआ है, बोलो क्या है? जाहिर सी बात है, हो सकता है कि सूरज की रोशनी अंदर चली गई हो, थोड़ा सा एयर अंदर चला गया हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उस बोतल में इसके साथ साथ ये भी हो। बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे क्लोरोफॉर्म की बोतल में फॉजीन गैस की संभावना होती है, वैसे ही ईथर के सैंपल में परऑक्सो ईथर की भी संभावना होती है। हाँ या ना? ध्यान से अगर आप लोग देखें तो ईथर की तुलना में परऑक्सो ईथर का मॉलिक्यूलर वेट 32 यूनिट ज्यादा होगा। हाँ या ना? यह भारी होगा कि नहीं होगा? इसलिए कभी भी ईथर के सैंपल को हम ड्राइनेस तक इवेपोरेट नहीं करते, अदरवाइज लास्ट में आपको परऑक्सो ईथर मिलेगा जो एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोट हो जाएगा, कांच की बोतल फट जाएगी, टुकड़े कहां कहां घुसेंगे, प्रॉब्लम होगी। क्लियर रही बात? इसलिए हम लोग ईथर के सैंपल को कभी भी ड्राइनेस तक इवेपोरेट नहीं करते। पता चला ये क्या है? बोतल है, इसमें ईथर है, बोलो हाँ या ना? और जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत डॉट से दिखा दे रहे हैं परऑक्सो ईथर को। तुमने इसको गर्म किया, ईथर जो है उड़ता गया, ईथर उड़ता गया, ईथर उड़ता गया, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम है, बॉइलिंग पॉइंट होगा कम, फटाफट उड़ता गया। और अगर तुमने पूरा ईथर उड़ा दिया तो अंत में सिर्फ क्या बचेगा? डॉट। डॉट मतलब क्या हो जाएगा? विस्फोट। इसलिए ईथर के सैंपल को कभी भी ड्राइनेस तक इवेपोरेट नहीं करते। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट ऑफ परऑक्सो ईथर। हमें देखिए, जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं कि ईथर को हम बेहोशी में इस्तेमाल करते हैं। किसमें? सुहा दियो, ईथर भी पहुंचा अंदर, परऑक्सो ईथर भी पहुंचा अंदर, मान लो अंदर विस्फोट की जाए, है अच्छा खासा मुझे और मरमुरा जाएगा साले। ठीक, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो अलग बात है, मजाक में बोल दिया मैंने। तो हम लोग बच्चों ईथर के अंदर परऑक्सो ईथर है या नहीं है इसकी टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग, कभी याद नहीं करना पड़ेगा। आपको यह मालूम होना चाहिए कि परऑक्साइड लिंकेज जिसके अंदर भी होती है वो कंपाउंड काम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन परऑक्साइड, एग्जाम्पल के तौर पर बेरियम परऑक्साइड। जिसके अंदर भी परऑक्साइड लिंकेज बच्चों होती है वो अमूमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो मुझे मालूम था अगर तेरे अंदर परऑक्सो ईथर हुआ तो तू ओए की तरह काम करेगा। देखना मैंने क्या किया, ईथर का सैंपल लिया, आज के बाद कभी रटना मत बेटा, समझ लो। सैंपल लिया ईथर का, ठीक, थोड़ा सा इसमें Fe+2 डाला, ठीक, और थोड़ा सा डाला पोटेशियम थायोसाइनेट। बोलो क्या डाला? पोटेशियम थायोसाइनेट। आइए आइए, व्हाट इज दिस?
साइनाइड, आइड लास्ट में आएगा, IDE, साइनाइड। साइनाइड में लगा दिया O, साइनेट, बोलो बोलो। और बच्चों हमारी केमिस्ट्री में तुम जानते ही हो, जब भी O को हटा के सल्फर लगाते हैं तो शब्द इस्तेमाल करते हैं थायो, बोलो बे। इफ दिस इज साइनेट आयन देन दिस इज थायोसाइनेट आयन, बोलो बे क्या। अब बताओ ये क्या है, पोटेशियम थायोसाइनेट। मेरी पता नहीं कैसी आदत है, कभी भी किसी चीज को डायरेक्ट नहीं लिखवाते हैं ना कभी समझाते हैं, पूरा आपको बेसिक पर ले जाते हैं और कैसे वो आयन बना हमने बताया। अब बताओ इसको याद करोगे? तो साइनाइड, साइनेट, थायोसाइनेट एंड पोटेशियम थायोसाइनेट का फार्मूला ये रहा। अब देखना, हमने ईथर की सैंपल में बच्चों Fe+2 डाला, पोटेशियम थायोसाइनेट डाला। इफ ब्लड रेड कलर, खून जैसा लाल रंग आपको दिखाई पड़े तो समझ जाना इंप्लाइज पर ऑक्सो ईथर इज प्रेजेंट। डोंट वरी, एक अक्षर याद नहीं कर पाऊंगा। कैसे? अब सुनना बेटा, ये जो रेड कलर होता है ना बेटा, ये रेड कलर होता है बच्चों फेरिक थायोसाइनेट का। बच्चों लोग किसका होता है? किसका होता है? फेरिक थायोसाइनेट। ये याद होना चाहिए कि फेरिक थायोसाइनेट खून के जैसा लाल कलर का होता है। अब देखना मजा, देखना मजा। कायबे हमने डाला था Fe+2, लाल रंग आने का मतलब है ये Fe+2 किसमें ऑक्सीडाइज हुआ। और ऑक्सीडाइज तब हो सकता है जब बर्तन में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। ईथर इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मस्ट हैव पर ऑक्सो ईथर। उस पर ऑक्सो ईथर ने इस फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज किया होगा, फिर उस फेरिक ने इससे कंबाइन करके खून जैसा लाल रंग शो किया। अब बताओ भूलोगे? अब हमें देखो, बोलो। मैंने ईथर की सैंपल में Fe+2 और पोटेशियम थायोसाइनेट डाला, अगर खून जैसा लाल रंग आ गया, इसका मतलब फेरस को किसी ने किसमें बदला? बोला करो। और किसी को ऑक्सीडाइज करने की ताकत होती है OA के पास। किसके पास? ईथर OA होता है या परऑक्सो ईथर? इसका मतलब सैंपल में परऑक्सो ईथर उपस्थित। क्लियर? सेम देखना, सेम हमने ईथर के सैंपल में पोटेशियम आयोडाइड डाला along with स्टार्च पेपर। बोला बोलो क्या? समझना मेरी बात, रटना मत। इफ वॉयलेट कलर implies per oxo ether is present। मेरे भाई, स्टार्च को कहीं से आयोडीन अगर मिलती है, बोलो क्या, तो स्टार्च पेपर अपने कलर को कर देता है वॉयलेट। फिर दिमाग चलाया, कायब है हमने तो साला आयोडाइड लिया था, ये आयोडीन कहां से आ गई? इसका मतलब किसी ने आयोडाइड को ऑक्सीडाइज किया है। आयोडीन ऑक्सीडाइज करने की ताकत किसके पास होती है? पर ऑक्सो ईथर के पास। क्या मेरे छात्रों को टेस्टिंग समझ में आ गई? आई तो मेरे क्लास में यही लिखा हुआ है मेरे कॉपी पर, और मेरे ख्याल से पढ़ाने की जरूरत मेरे को नहीं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन बाय एयर था, जो मेरे छात्रों ने सीखा, उसकी टेस्टिंग भी सीखी। अब लिखा हुआ है रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला, आयनिक इक्विलिब्रियम आज ही रिवाइज करके आए हो, आपको मिल गई होगी।
एसिड बेस कॉन्सेप्ट में ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई होगी, नहीं मिली है? ये रहा बच्चों ईथर। प्लीज पेन कॉपी बंद करिए। अब सभी लोगों को मालूम है लोन पेयर होने के कारण ये लुईस बेस है। क्या है? और जितने भी लुईस बेस होते हैं वो ब्रॉन्स्टेंट बेस भी होते हैं। अब सवाल बच्चों ये है हम इसे लुईस बेस कब बोले और ब्रॉन्स्टेंट बेस कब बोले? वेरी सिंपल। अगर बगल में खड़ा किया लुईस एसिड तो इसे बोलोगे लुईस बेस, और अगर बगल में खड़ा किया ब्रॉन्स्टेंट एसिड प्रोटॉन डोनर तो आप इसे बोलोगे ब्रॉन्स्टेंट बेस। कुछ याद आया? नहीं आया बच्चों तो बताओ मैं कितना रिवाइज कराऊं यार? बहुत रिवाइज कराता हूं। कितना रिवाइज? आज ही मैंने आपको दिया था आयनिक रिवाइज करके आइएगा तो आपको ये मिला होगा। ठीक, देखिए जब बच्चों लुईस एसिड होगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये अपने लोन पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा। शायद आपको याद आ गया हो, बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन लिखवाई थी हमने। याद आया कुछ? बने हुए इस एडक्ट को बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में ईथीरेट कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? ईथीरेट। याद आया? अगर बगल में ब्रॉन्स्टेंट एसिड रखेंगे तो यहां पे प्रोटॉनों का आदान प्रदान होगा। ब्रॉन्स्टेंट एसिड प्रोटॉन देगा और ब्रॉन्स्टेंट बेस प्रोटॉन लेगा। नहीं याद आया? देखिए आपकी कॉपी में लिखा हुआ है लुईस बेस सिग्नेचर, आगे ये रिएक्शन लिखी है, जो लिखना चाहो लिख लो। ब्रॉन्स्टेंट बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, आगे ये रिएक्शन लिखी है, जो लिखना चाहो लिख लो। ओके, ईथर बेस होता है, लुईस बेस भी कह सकते हैं, ब्रॉन्स्टेंट बेस भी कह सकते हैं। अगर बगल में लुईस एसिड को खड़ा करोगे तो लुईस बेस बोलेंगे और ब्रॉन्स्टेंट एसिड को खड़ा करोगे तो ब्रॉन्स्टेंट बेस बोलेंगे। एयर में खुला छोड़ने पर अल्फा कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है और पर ऑक्सो ईथर का फॉर्मेशन होता है जो विस्फोटक होता है। इसीलिए ईथर की बोतल को ड्राइनेस तक कभी भी इवेपोरेट नहीं किया जाता है। 2 कार्बन और 3 कार्बन के ईथर गैसियस होते हैं, उसके आगे वाले लिक्विड होते हैं। बच्चों ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन करवा दीजिए, एक्रोलीन मिलेगा। ग्लिसरॉल विद HI लिमिटेड एलाइल आयोडाइड, ग्लिसरॉल विद HI एक्सेस आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ग्लिसरॉल विद ऑक्सैलिक एसिड 110 फॉर्मिक एसिड, ग्लिसरॉल विद ऑक्सैलिक एसिड 220 एलाइल अल्कोहल, ग्लिसरॉल विद कंसंट्रेट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, GTN ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट। एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है? जल्दी से शुरुआती साइक्लिक ईथर का सीक्वेंसली नेम बोल डालो। ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सीलेन, ऑक्सेन। इज इट क्लियर? किन्हीं 2 एरोमेटिक ईथर के नाम बोलिए। एनिसोल और एनिसोल और एनिसोल और व्हाट इज एनिसोल? व्हाट इज फिनेटॉल? इथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है बच्चों? सब रट गया? और कितना डबल बताओ। आज पानी नहीं पिया भाई, ये गला क्यों सूख रहा बार बार? काफी रिवाइज करा डाला, बहुत बार बोल डाला।
थोड़ा भी कंसंट्रेशन बनाकर बैठे, मैंने जो वादा किया है वो पूरा होगा। 45 में 44 सवाल, 43 सवाल बड़े आराम से आप सही करके आएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारा साथ तो देना पड़ेगा। आप सोचें कि बिल्कुल पढ़ाई ना करें, मस्ती करते हुए इतने नंबर आ जाए, तो उन बच्चों को कुत्तों ने नहीं काटा है जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। ऊपर वाला भी देखता है। मैं मेहनत के साथ कुछ परसेंटेज लक को भी देता हूं, मैं मेहनत के साथ कुछ परसेंटेज ऊपर भी देता हूं। मेहनत तो फिर रिक्शे वाला भी करता है, लेकिन कभी भी 1 लाख रुपए भी जमा नहीं शायद कर पाता है अपने जीवन में। तो थोड़ा सा ऊपर वाले का भी हाथ होता है। इसलिए ना ऊपर वाले से झूठ बोलो और ना अपने आप से झूठ बोलो। 2 लोगों से झूठ बोलना तो बंद कर दो। दुनिया से झूठ बोलो, वैसे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलो बोलो, लेकिन 2 लोगों से मत बोलो, ना ऊपर वाले से और ना अपने आप से। जीवन में देखिए कैसे सफल होते चले जाएंगे। 24 घंटे का समय आपके पास है, आप 7 घंटे तक सो सकते हैं मैक्सिमम। मैं नहीं कहता 4 घंटे सोइए, 5 घंटे सोइए, नहीं, 7 घंटे, 6 घंटा पर्याप्त होता है। आप 7 घंटे सो लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। रिमेनिंग टाइम में पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। कल टेस्ट है, आज आपको विलियमसन सिंथेसिस नहीं आती, क्योंकि मालूम है दुनिया इधर से उधर हो जाए, कल के पेपर में विलियमसन सिंथेसिस पे सवाल जरूर होगा, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। वो अलग बात है, नहीं होगा, कल में नहीं दिया है, लेकिन आपको याद नहीं है कल पेपर है। तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। समझ रहे ना मेरी बात बेटा? लास्ट बच्चों, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROR बॉन्ड। जवानों, मैं मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लूंगा, फटाफट बोलो, ये सब पढ़ा चुका हूं। चलिए, सबसे पहले डाला है आपने PCl5। क्या नहीं मालूम है? अरे बोले करो यार। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कटेगा और प्रत्येक बॉन्ड के लिए एक क्लोरीन Cl को मिले, कार्बन को मिलेगा। क्या बन गया बेटा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल क्लोराइड। बच्चों, यहां पर बचेगा क्या? PCl3 जो O को ले लेगा और क्या बन जाएगा? POCl3। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोलिसिस। ओ माय गॉड, हमारे बच्चे अच्छे से परिचित हैं। हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में हो सकता है, बेसिक मीडियम में पॉसिबल नहीं। बोलो हाँ या ना? अच्छा सुन रहे ना? हमेशा ध्यान रखिए, जब भी ईथर की हाइड्रोलिसिस होती है, कोई एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कटेगा, कोई एक। O- को मिलता है वाटर का H+ और प्लस को मिलता है वाटर का माइनस। आपको मिल गया अगेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिल एल्कोहल। ओके, हमारे बच्चे ध्यान दें, हाइड्रोलिसिस जब एसिडिक मीडियम में होती है तो या तो SN1 मैकेनिज्म होती है या फिर SN2 मैकेनिज्म होती है। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए SN1 होगा या SN2। वेरी सिंपल, किसी एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को काटो, माइनस को दे दो प्लस और प्लस को दे दो माइनस। कोई दिक्कत है क्या? तो बच्चों, इस प्रकार से हमने PCl5 की रिएक्शन देखी और हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने देखा कैसे होता है, एल्कोहल बनता है। इसके आगे 2-3 रिएक्शन बेटा और लिखी हुई हैं, वो हम आपको कल बताते हैं। ठीक है? अच्छा, तो ओके, आज की क्लास यहीं पर करते हैं।